हेलो टू ऑल एंड वेलकम अगेन। नेक्स्ट पार्ट हम पुष्प भाग 2 शुरू करते हैं, जो कि हम पुमंग से शुरू करेंगे। फ्लावर पार्ट 2। इसमें देखिए, जो पुमंग है वो पुंकेसरों से मिलकर बनता है, यानी जो एंड्रोसियम है वो स्टेमन से मिलकर बनेगा। पुमंग को हम इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलेंगे और पुंकेसरों को हम स्टेमन कहेंगे, तो आप इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा ध्यान देंगे। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग होते हैं उसमें एक तंतु होता है और एक परागकोश होता है, यानी एंथर होता है। ये एक फिलामेंट होता है और ऊपर एक बाइलोब्ड आपका क्या मिलेगा, एंथर पाया जाएगा। तो ये एक स्टेमन की स्ट्रक्चर हो जाएगी, स्टॉक या फिलामेंट है ये, और ऊपर आपका एक एंथर होगा जो कि बाइलोब्ड होगा। प्रत्येक एंथर में, परागकोश में दो पालियां होती है, यानी ये बाइलोब्ड होता है। आपको पूछा जा सकता है कि जो एंथर है वो कैसा होता है, तो एंथर बाइलोब्ड होता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि एंथर कैसा है, तो बाइलोब्ड है। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं और इन दोनों कोष्ठकों को हम परागकोश कहेंगे, पोलन सेक कह देंगे। और पोलन सेक में आप लोगों को पता ही है कि परागकणों का या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। जब पुंकेसर बंध्य हैं, जनन करने में असमर्थ होते हैं, तो उसे हम स्टेमिनोड के नाम से जानेंगे, यानी स्ट्राइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहेंगे। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल से या आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम दल लग्न कहेंगे, या इस कंडीशन को एपिपेटलस बोलेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जैसा कि बैंगन में ये एपिपेटलस कंडीशन दिखाई देगी। और इसी प्रकार यदि ये जो पुंकेसर है, स्टेमन है, वो पेरियंस से जुड़े हुए हैं, परिदल पुंज से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें परिदल लग्न बोलेंगे, एपिफिलस कहेंगे। और ये कंडीशन लिली में मिलती है, क्योंकि लिली में पेरियंत पाया जाएगा। फूल में पुंकेसर मुक्त अथवा जुड़े हो सकते हैं। फ्लावर में जो पुंकेसर है वो फ्री हो सकते हैं और संयुक्त हो सकते हैं बहुपुंकेसरी अवस्था में। बहुपुंकेसरी अवस्था को हम पोली एंड्रस कंडीशन कहेंगे। जब पुंकेसर एक गुच्छे में है, एक बंडल में है, तो उसे एक संगी बोलेंगे या मोनोएडल्फस कहेंगे। जैसे कि गुड़हल में मोनोएडल्फस कंडीशन मिलेगी, चाइना रोज में। जब दो बंडल में या द्विसंगी है, जैसा कि मटर में होता है, तो उसे डाईएडल्फस कंडीशन बोलेंगे। और या दो से अधिक बंडल में है, बहुसंगी है, जैसा कि सिट्रस में होता है, तो उसे हम पोलीएडल्फस कंडीशन कह देंगे। तो एक संगी को हम मोनोडाल्फस बोलेंगे, द्विसंगी को हम डायडल्फस बोलेंगे और बहुसंगी को हम पोलीडल्फस कहेंगे। उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, यानी एक ही फ्लावर में जो तंतु की लंबाई है वो अलग अलग हो सकती है। जैसा कि साल्विया और सरसों के केस में मिलता है, साल्विया और मस्टर्ड के केस में ऐसा होता है कि उसी फूल के तंतु की लंबाई में भी भिन्नता हो सकती है। आगे हम जायांग की बात करते हैं, या एंड्रोसियम के बाद गाइनोसियम की बात करते हैं। जायंग फूल के मादा जनन अंग होते हैं, यानी गाइनोसियम मादा जनन अंग है। ये एक अथवा अधिक अंडप से या कार्पल से मिलकर बनते हैं। कार्पल के तीन भाग होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। अंडाशय का आधारी भाग जो होता है वो फुला हुआ होता है। स्टाइल को हम हिंदी में वर्तिका कहेंगे, स्टिग्मा को वर्तिकाग्र बोलेंगे और ओवरी को अंडाशय कहेंगे। तो जो फूला हुआ भाग अंडाशय का है, जिस पर एक लंबी नली होती है, उसे हम वर्तिका बोलेंगे। और वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्राय वर्तिका की चोटी पर उपस्थित होता है, यानी ये मान लेते हैं आपका अंडाशय है, तो यहाँ से एक नली निकलेगी और इसके यहाँ पर आपका स्टिग्मा होगा। ये आपकी स्टाइल हो जाएगी और ये आपकी ओवरी हो जाएगी। तो वर्तिका की चोटी पर होती है वर्तिकाग्र और परागकण को ग्रहण करती है, यानी परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर गिरते हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक या अधिक बीजाणु भी होते हैं, ओव्यूल भी होते हैं, जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। तो बिल्कुल आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीजांड भी वहाँ पर पाए जाएंगे, जो कि बीजांडासन से जुड़े रहेंगे। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे पृथक हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल के केस में। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम व्युक्त अंडप या एपोकार्पस कहेंगे। जब अंडप जुड़े हुए होते हैं, जैसे मटर और टमाटर में, तो जो अंडप पृथक पृथक हैं, मुक्त हैं, वो गुलाब और कमल में मिलेंगे
एपोकार्पस कंडीशन वाले, और जब जुड़े हुए हैं तो मटर और टमाटर में मिलेंगे और ये युक्तांडपी या सिनकार्पस कंडीशन वाले कहलाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बिल्कुल पॉइंट बना लेना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज अथवा अंडाशय से फल बन जाता है। तो बीजांड से आपका बीज बनेगा और अंडाशय से आपका फल बनेगा। एक बेसिक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। आगे हम प्लेसेंटेशन की बात करते हैं, बीजांडान्यास की बात करते हैं। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को, जो ओव्यूल लगा हुआ है उस क्रम को हम बीजांडान्यास या प्लेसेंटेशन कहेंगे। बीजांडान्यास निम्न प्रकार का होता है: सीमांत, जिसे हम मार्जिनल बोलेंगे; स्तंभीय, जिसे हम एक्साइल बोलेंगे; भित्तीय, जिसे हम पेराइटल कहेंगे; आधारी, जिसे हम बेसल बोलेंगे या फ्री सेंट्रल बोलेंगे; केंद्रीय, तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है। तो अभी हम सारे प्रकार भी देखेंगे। सीमांत है, स्तंभीय है, भित्तीय है, मुक्त स्तंभीय या फ्री सेंट्रल है, और आधारी यानी बेसल है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 प्रकार के हमारे पास बीजांडान्यास है। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सेवन के साथ साथ कटक बनाता है, यानी जो सीमांत या मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, उस मार्जिनल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा है वो एक रिज बनाती है, अधर सेवन के साथ कटक बनाता है, या जैसे हम बोलेंगे अधर सेवन का मतलब हो गया वेंट्रल सूचर और कटक का मतलब हो गया रिज। यहाँ पर एक रिज बनेगी वेंट्रल सूचर के साथ, और वेंट्रल सूचर आपका अंडाशय का या ओवरी का होगा, और बीजांड कटक पर स्थित होते हैं। और जो बीजांड है, ओव्यूल जो है, वो इस रिज पर या कटक पर ही बॉन्ड होते हैं, जो 2 कतारें बनाती है, और यहाँ पर 2 कतारें बन जाएगी, जैसा कि आपको मटर में दिखाई देगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी वेंट्रल सूचर हो गया, और यहाँ पर आपको मटर के अंदर ये बीजांड लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है उसे हम मार्जिनल कहेंगे। बिल्कुल मटर के केस में मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको याद रखना है, सीमांत प्लेसेंटेशन आपको याद रखना है। आगे देखिए, जब बीजांडासन अक्षीय होता है, एक्साइल होता है, और बीजांड बहुकोष्ठकीय होते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अंडाशय पर लगे होते हैं, बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास को हम स्तंभीय बोलेंगे। और स्तंभीय प्रकार का जो आपका डायग्राम है वो ये नज़र आ रहा है। जो आपका अंडाशय है वो यहाँ पर बहुकोष्ठकीय दिखाई देगा, यानी बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे हुए रहेंगे, और ऐसे बीजांडन्यास को हम स्तंभीय कहेंगे। और इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर और नींबू। तो स्तंभीय प्रकार का या एक्साइल प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो चाइना रोज में, टोमेटो में और लेमन में नजर आएगा। आगे हम भित्तीय या पेराइटल की बात करते हैं। भित्तीय बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। तो बिल्कुल ये पेराइटल प्रकार में परिधीय भाग पर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पर परिधीय भाग पर लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है, अंडाशय एक कोष्ठकीय होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण ये द्विकोष्ठक में विभक्त होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे फॉल्स सेप्टम बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो 2 कोष्ठक में विभक्त हुआ नजर आएगा। और इसके उदाहरण है क्रूसीफर, सरसों का पौधा, और आर्जिमोन। बिल्कुल आपको दोनों याद रखना है, आर्जिमोन और क्रूसीफर में जो प्लेसेंटेशन मिलता है उसका नाम है पेराइटल। जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं और यह पुटी नहीं होते हैं, आगे हम देखते हैं जो ओव्यूल है वो सेंट्रल एक्सिस में बन रहे हैं या बॉन्ड हो रहे हैं, और जो सेप्टा है वो एब्सेंट होता है। पुटीय नहीं होते हैं का मतलब सेप्टा यहाँ पर एब्सेंट होगा, जैसे कि डायंथस और प्रिमरोज में हमें ऐसा दिखाई देगा, डायंथस और प्रिमरोज में। तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को हम मुक्त स्तंभीय बोल देंगे, या इसे हम फ्री सेंट्रल कह देंगे, मुक्त स्तंभीय कह देंगे, फ्री सेंट्रल कह देंगे। डायग्राम भी आप देखिए, फ्री सेंट्रल का जो डायग्राम है वो हमें यहाँ पर ये वाला नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जो ओव्यूल है वो सेंट्रल एक्सिस पर बॉन्ड हो रहा है, सेंट्रल एक्सिस पर बॉन्ड है, और सेप्टा जो है वो एब्सेंट है। यहाँ पर सेप्टा जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे, पट जो है एब्सेंट हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा आपको किस में नजर आएगा, प्रिमरोज और डायंथस की कंडीशन में। आधारी बीजांडान्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है, यानी जो बीजांडासन है वो अंडाशय के आधार पर पाया जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि जो बेसल प्लेसेंटेशन है वहाँ पर प्लेसेंटा बेस पर, या बीजांडासन का मतलब हो गया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो अंडाशय के आधार पर होता है, और इसमें केवल एक ही बीजांड होता है, और इसके उदाहरण है सूरजमुखी और गेंदा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये वाला डायग्राम, ये हो जाएगा आपका बेसल प्लेसेंटेशन, जिसमें प्लेसेंटा जो है वो ओवरी के बेस पर डेवलप होती है, और सिंगल ओव्यूली
वहाँ पर अटैच पाया जाएगा। केवल एक ओवली यहाँ पर है और इस प्रकार का विजनन प्रेजेंटेशन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में आपको दिखाई देगा। सनफ्लावर आपको याद रखना है और गेंदे का फूल या मैरीगोल्ड आपको याद रखना है। आगे डियर स्टूडेंट्स हम फल की बात करते हैं। तो फल में आप देखिए, फ्रूट में फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण होता है। यह एक परिपक्व अंडाशय यानी अंडाशय से ही फल बनता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे हम अनिषेकीय पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। बिना निषेचन के बनने वाले फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्राय फल में एक भित्ति होती है या जिसे हम फल भित्ति बोलेंगे, तथा फल में बीज भी पाए जाते हैं। फल भित्ति या फ्रूट वॉल शुष्क अथवा गुदेदार हो सकती है। जो फ्रूट वॉल होती है वो शुष्क हो सकती है, ड्राई हो सकती है और फ्लैशी हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी और गुदेदार होती है, जो फल भित्ति है जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे फल भित्ति को पेरिकार्प कहा जाता है। जब फल भित्ति मोटी और गुदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है और इस बाहरी भित्ति को हम बाह्य फल भित्ति कह देंगे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि बाह्य फल भित्ति जिसे हम एपिकार्प कहेंगे, नाम इंग्लिश भी याद रखने हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति होती है जिसे हम मेसोकार्प बोल देंगे और फिर अंतःफल भित्ति होती है जिसे हम एंडोकार्प कह देंगे। तो पेरिकार्प के 3 भाग हो गए, एपिकार्प, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतःफल भित्ति। बाह्य फल भित्ति एपिकार्प, मध्य फल भित्ति मेसोकार्प और अंतःफल भित्ति एंडोकार्प। आम तथा नारियल के फल के प्रकार को अस्टिल या ड्रूप कहते हैं। तो ये वाला प्रश्न कितनी ही बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आम और नारियल में जो फल का प्रकार है वो कैसा है। तो अस्टिल या ड्रूप प्रकार का फ्रूट जो है वो आम या नारियल में पाया जाता है। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना, एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती का मतलब है मोनोकार्पलरी सुपीरियर, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से ये डेवलप होते हैं और इनमें एक बीज भी पाया जाता है। आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति गुदेदार व खाने योग्य, मध्य फल भित्ति। तो याद रखना आम की गुदेदार और खाने योग्य जो भाग है वो मध्य फल भित्ति है और भीतरी कठोर पथरीली जो है वो अंतः फल भित्ति सुस्पष्ट रूप से विभाजित होती है, हमें दिखाई देती है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमय होती है और नारियल में जो मेसोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। डायग्राम में आपको सारी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बीज और अंतःफल भित्ति दिखाई गई है आम और नारियल में। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न वो यही है कि इन दोनों में ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है या स्टिल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है नारियल और आम में। आगे हम सीड की बात करते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनेगा, यानी जो आपका ओव्यूल है उससे बीज बनेगा, सीड बनेगा। बीज में प्राय एक बीजावरण होता है। बीज में हम देखें तो उसके अंदर एक बीजावरण मतलब सीड कोड होता है और एम्ब्रियो बीज के अंदर पाया जाएगा। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणी अक्ष और एक अथवा 2 बीज पत्र होते हैं। एक बीज पत्र की बात करें तो गेहूं मक्का में, 2 बीज पत्र की बात करें तो चने में 2 बीज पत्र पाए जाएंगे। तो बिल्कुल आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एम्ब्रियो है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो एक तो मूलांकुर होता है, एम्ब्रियो में रेडिकल होगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा या भ्रूणी अक्ष होगा और कोटिलिडॉन्स वहाँ पर मिलेंगे। एक कोटिलिडॉन की बात करें तो गेहूं मक्का और 2 कोटिलिडॉन की बात करें तो चना। आगे द्विबीजपत्री डाइकोट बीज की संरचना की हम बात करते हैं। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं, यानी जो बाहरी परत है वो आपका सीड कोट कहलाएगा। बीजावरण की 2 सतह होती है, यहाँ पर 2 लेयर्स होती है। बाहरी को बीज चोल कहेंगे या बीज चोल को हम यहाँ पर टेस्टा बोल देंगे और भीतरी सतह को हम टैगमन कह देंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो बीजावरण की 2 सतह हैं तो बाहरी सतह को बीज चोल या टेस्टा कहा जाता है और भीतरी सतह को टैगमन कहा जाता है। बीज पर एक शत चिन्ह की तरह, एक शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है, यानी यहाँ पर एक स्कार पाया जाता है, एक चिन्ह पाया जाता है। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। सीड कोड पर एक स्कार होता है जिसे हम हाइलम बोलते हैं, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। तो ये हाइलम की पोजीशन आप ध्यान रखेंगे कि बीज पर एक शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसे हम हाइलम कहेंगे और ये हाइलम जो है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इस हाइलम के द्वारा जो बीज है वो फल से जुड़ेगा और इसे ही हम
नाभिका कहते हैं यानी हाइलम कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हाइलम जो है वो एक प्रकार का स्कार होता है और इसी के द्वारा जो डेवलपिंग सीड है वो फ्रूट के साथ अटैच पाया जाएगा। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है। अब जो हाइलम है उसके ऊपर एक छिद्र पाया जाता है, स्मॉल पोर पाया जाता है, जिसे हम बीजांड द्वार बोलेंगे या माइक्रोपाइल कह देंगे। इस माइक्रोपाइल को भी आपको याद रखना है। नाभिका के ऊपर छोटा सा छिद्र है। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीज भ्रूण को देख सकते हैं, यानी जब आप सीड कोट को हटा देंगे तो बीज पत्रों के बीच में आपको भ्रूण नजर आएगा। भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष होता है, एम्ब्रियोनल अक्ष होता है और दो गुदेदार बीज पत्र पाए जाते हैं। डाइकोट की बात कर रहे हैं तो बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित पाए जाएंगे। अक्ष के निचले नुकीले भाग को हम मूलांकुर रेडिकल कहेंगे और ऊपरी पत्तीदार भाग को हम प्रांकुर कहेंगे यानी प्ल्यूमुल कहेंगे। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने का काम करता है। तो ये जो आपका भ्रूणपोष है या एंडोस्पर्म है, वहाँ पर भोजन का संग्रह पाया जाएगा जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ये भ्रूणपोष बनेंगे। चना, सेम व मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी होते हैं। तो ये याद रखेंगे आप, चना, सेम, मटर ये जो होते हैं वो बिल्कुल अभ्रूणपोषी प्लांट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और जबकि अरंडी में ये गूदेदार होता है, जो अरंडी है वो एंडोस्पर्मिक हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जो एंडोस्पर्म है वो बीन, ग्राम और पी में प्रेजेंट नहीं होता है और इस प्रकार के प्लांट्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक बोल देंगे। और जहाँ पर ये प्रेजेंट है, जैसे कि अरंडी में ये गुदेदार प्रेजेंट है, तो उसे हम भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक सीड कह देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। अब डायग्राम में देखिए, ये आपका सीड कोट आपको नज़र आ रहा है, ये आपको हाइलम नज़र आ रहा है, बीजांड द्वार भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे माइक्रोपाइल, हाइलम नाभिका को बोलेंगे और माइक्रोपाइल को हम बीजांड द्वार कहेंगे। ये आपके दो बीज पत्र है, ये ऊपर की तरफ प्रांकुर जिसे हम प्ल्यूमुल कहेंगे। बिल्कुल आपको इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है। ये प्रांकुर को हम प्ल्यूमुल बोलेंगे और नीचे मूलांकुर है जिसे हम रेडिकल कहेंगे। रेडिकल से आगे रूट बनती है और इससे प्ल्यूमुल से आगे स्टेम बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रांकुर से तो स्टेम बनता है और मूलांकुर से रूट बनती है। ये द्विबीजपत्री बीज की संरचना हो जाएगी। आगे हम एक बीजपत्री बीज की संरचना की बात करते हैं कि एक बीजपत्री बीज में क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो आप देखिए, प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं यानी एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अभ्रूणपोषी भी मिलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक भी हमें मिलेंगे। उदाहरण जैसे ऑर्किड, ऑर्किड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑर्किड एक बीजपत्री और नॉन एंडोस्पर्मिक है। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संगलित होता है। यानी सीरियल्स में हम बात करें मैच की, तो जो इसका सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस होता है और फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड पाया जाता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है। जो एंडोस्पर्म होता है वो बिल्कुल बल्की होता है और भोजन का संग्रहण करता है, फूड स्टोरेज करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह के द्वारा अलग होती है, जिसे एलिरोन लेयर हम कहेंगे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीज पत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बीज पत्र और ढालाकार होगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ढालाकार का मतलब शील्ड शेप्ड, यहाँ पर ये मिलेगा शील्ड शेप्ड बीज पत्र, जिसे हम स्कूटेलम कहेंगे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि स्कूटेलम किस में मिलता है, तो एक बीज पत्र बीज में पाया जाता है। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिससे प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं, जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं, एक शीत से ढके हुए होते हैं, जिसे हम क्रमशः, तो जो प्रांकुर को ढक रही है उसे प्रांकुर चोल कहेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, प्रांकुर चोल को हम कोलियोप्टाइल के नाम से जानते हैं, कोलियोप्टाइल। और जो मूलांकुर चोल है उसे हम कोलियोराइजा कहेंगे, कोलियोराइजा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये तो कोलियोप्टाइल है और ये कोलियोराइजा है। कोलियोप्टाइल प्रांकुर चोल को कहेंगे, कोलियोराइजा मूलांकुर चोल को हम कह देंगे। यानी प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा जो स्ट्रक्चर है वो आपके किस में दिखाई देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आपके एक बीजपत्री बीज में दिखाई देंगे। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये भ्रूणपोष है, ये स्कूटेलम है, ये प्रांकुर चोल है, ये प्रांकुर है, और नीचे आपको मूलांकुर और मूलांकुर चोल भी नज़र आ रहे हैं और एल्यूरन लेयर भी नज़र आ रही है। तो ये सारे पार्ट जो हैं वो एक बीजपत्री
सीड के हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ से हमारा फ्रूट भी कंप्लीट हो जाता है और बीज भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप अच्छे से कंप्लीट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।